डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। दोस्तों नमस्कार। महज 7 से 8 महीने का वक्त है, यानी कि 250 दिनों से भी कम का वक्त है। यह देश अगली सरकार को चुनने के लिए तैयार हो जाएगी। चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देगी, लेकिन 250 दिनों से भी कम वक्त के बीच में अगर कोई आपसे यह सवाल कर ले कि क्या होगा 2024 में, तो हो सकता है कि बड़ी मोटी लकीर आप खींचना शुरू कर देंगे। कोई लकीर के इस पार होगा तो कोई लकीर के उस पार होगा। कोई कहेगा कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं और वो हार सकते नहीं, तो कोई कहेगा कि वह चुनाव हार रहे हैं और दोबारा जीत अब वो सकते नहीं। इन दोनों वाक्यों के बीच में जब आप खड़े होइएगा तो आपको यह शब्द सुनाई नहीं देगा कि विपक्ष जीत रहा है, यानी नरेंद्र मोदी या तो जीत रहे हैं या हार रहे हैं। दरअसल यही वह परिस्थिति है जिस नब्ज को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। यानी जब किसी नेता के जीतने और हारने को लेकर चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में मतलब बहुत साफ है कि उस सरकार की नीतियां हैं, उस सरकार की गवर्नेंस है, उस सरकार की अपनी विचारधारा है, उस सरकार से प्रभावित होता देश और उस देश के भीतर लोगों का समूह है जो जातियों में बटा है, जो समुदायों में बटा है, जो धर्म के आश्रय वोटों को ध्रुवीकरण के बाखूबी देख रहा है, जो आर्थिक नीतियों के आश्रय अपने मुश्किल हालातों को परख रहा है। और उस दायरे में किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, तिहारी मजदूर भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, लोअर मिडिल क्लास भी है। इस दौर में बिजनेसमैन भी हैं और छोटे व्यापारी भी हैं। इसके साथ खड़े हुए तमाम लोग के बीच एक कुछ सवाल आर्थिक रूप से क्या इतने बड़े हो चुके हैं कि जहां पहली बार 2024 के दिशा में बढ़ता हुआ कदम लग रहा है कि यह जनता और मोदी के बीच का चुनाव है। क्या हो रहा है? क्या यही वो ताकत इस वक्त राहुल गांधी को दिला रहा है? क्योंकि ये इंडिया का चेहरा क्या होगा अगले 250 दिनों के भीतर ये कोई नहीं जानता। विपक्ष की एकजुटता का संबंध में किस रंग में रंग कर आएगी ये भी कोई नहीं जानता। वह कौन सा नेता होगा जिसका जादू इस देश के सिर चढ़कर बोलने लगे, ये शायद कोई नहीं जान रहा। लेकिन 250 दिनों में जो जादू बीते 900 950 वर्षों से गूंज रहा है, वह जादू एक झटके में उतर जाएगा, यह भी कोई नहीं जान रहा है। लेकिन एक बात इस देश के भीतर बहुत साफ तौर पे अब दिखाई देने लगी है कि जितनी बड़ी तादाद में मुश्किल हालातों के बीच इस देश के अलग अलग समुदायों, जाति, प्रोफेशनल्स, वर्ग और तमाम चीजों के जरिए जो मुद्दे उछल रहे हैं और राजनीतिक तौर पे जिसे हथियार विपक्ष बना रहा है, बावजूद इसके विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जनता के मुद्दे साफ है। और शायद यही वो चीज है जो राहुल गांधी लगातार, वो चाहे झोपड़पट्टी में जाए, चाहे किसानों के बीच जाकर अपनी टिप्पणी करे, चाहे ट्रक ड्राइवर के साथ सफर पे निकल जाए, चाहे इस दौर में लद्दाख और कारगिल के स्थितियों को परखते हुए वहां से चीन को लेकर बयान देने से न गुरेज करे। यानी अलग अलग समुदायों के बीच से गुजरते हुए और घर बुलाकर किसी सब्जी वाले, वो भी गरीबी स्थितियों के बीच, उसके साथ एक साथ बैठकर भोजन करे। दरअसल ऐसी परिस्थिति है जिसमें राजनीति पहली बार जनता को खड़ा करना चाहती है, यानी राहुल गांधी जनता को खड़ा करके इस चुनाव में उसी के जरिए शिरकत करना चाहती है। इस शिरकत का अंदाजा उन्हें हिमाचल में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ। मुद्दे राजनीतिक तौर पे उठ रहे थे और उन मुद्दों का प्रभाव लोगों पे पड़ रहा था, लेकिन जिसकी सरकार थी उसके जरिए जो गवर्नेंस थी, उसके जरिए जो मुद्दे बन रहे थे, उन मुद्दों ने बीजेपी को सपना को डिगा दिया। हिमाचल की हार और कर्नाटक की हार, इसके बाद अब 4 राज्यों का सवाल है और फिर इस देश के आम चुनाव। राहुल गांधी क्या वाकई इस तरीके से समझ चुके हैं कि अगले 250 दिनों में वह इस जनता के साथ खुद को इस तरीके से खड़ा कर लेंगे जहां जनता ही खुद सवाल करने लगेगी कि हां, हमने जिन्हें चुना था
वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है। यह बयान अपने आप में काफी है, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा और किस ताकत से कहा और जिस दावे के साथ किया और जिस भरोसे के साथ उन्होंने अपनी जीत का जिक्र कर दिया कि 2024 में हम जीत रहे हैं, इसके पीछे क्या है, आज उन पन्नों को हम पलटने जा रहे हैं। और उन पन्नों को पलटे उससे पहले राहुल गांधी ने कहा क्या, इसको एक बार जरूर सुन लीजिए। किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। जबरदस्त दावा इससे पहले कभी किसी विपक्ष के नेता के तौर पे किसी ने किया नहीं होगा। जब अगले 7 महीने और 8 महीनों के बाद इस देश को चुनाव में जाना है, और सबसे बुरी गर्त इस दौर में कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां बीजेपी से टकराती है वहां वहां उसे जीत ज्यादा से ज्यादा 6%, 7% की मिलती है और 90% जीत बीजेपी के हिस्से में जाती है। बावजूद इसके राहुल गांधी ने जिस ताल को ठोका है, उसकी वजह क्या है? और उसकी वजह के साथ 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा 4 राज्यों का चुनाव का है, जिसके परिणाम भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं, यह सबको पता है। और दूसरी परिस्थिति है कि इस देश के भीतर के सामाजिक और आर्थिक हालात, जिसका चेहरा और कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा आते ही जिन 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव के भीतर के चुनाव परिणाम को 2018 को आप परखिएगा और 2019 के लोकसभा चुनाव को परखिएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 15 से 20% वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे और नाम के आश्रय इन तमाम जगहों पे मिल जाते हैं, लेकिन राज्यों में लगभग 15 से 20% वोट कम हो जाते हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेखौफ है नरेंद्र मोदी? और दूसरी तरफ उसी बेखौफी के साथ राहुल गांधी दावा ठोक रहे हैं कि हम हरा देंगे। इसकी वजह है क्या? इस देश के भीतर में हम राज्यों की स्थिति अगर दूसरे पन्ने में आएंगे, तो पहला पन्ना इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को समझ लीजिए, जहां राहुल गांधी इस देश के लगातार घूमते समझते लोगों के बीच बैठते हुए जिन बातों को सोच रहे हैं, वो बातें अगर राजनीतिक तौर पर बदल गई तो फिर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं है, शायद एक ऐसी बुरी हार होगी जो किसी भी राजनीतिक दल की चूल्हे हिला दे और आने वाले वक्त में उसका खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहली बार दो राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि जनता और मौजूदा सत्ता के बीच लाकर खड़े करने की कोशिश राहुल गांधी अपने तौर पे कर रहे हैं। यहां विपक्ष जानबूझ करके नहीं कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के दायरे में इंडिया के आएगा और इंडिया के दायरे में तमाम नेता आएंगे जिनके अपने राजनीतिक सरोकार इस दौर में जनता के साथ जोड़ने के नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस के भीतर भी नेताओं की पूरी फहरिस्त है जो जनता से कटी हुई है, लेकिन कांग्रेस को ही गांधी परिवार में देखने की शुरुआत खुद बीजेपी ने कर दी और परिवारवाद का नारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे लगाने लगे। तो उस परिवार के इर्द गिर्द घूमती कांग्रेस और उस कांग्रेस के बीच में खड़े राहुल गांधी राजनीतिक के ऐसे ध्रुव के तौर पे आके खड़े हुए हैं जहां उनकी सियासत पर उंगली उठाना और डिगाना दोनों शायद बीजेपी के लिए एक मुश्किल सबक है। क्योंकि इस देश की गरीब किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, तिहारी मजदूर, मिडिल क्लास, बाइक कॉलर सैलरी जॉब करने वाला, अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉय करने वाला, इंडस्ट्रियल वर्कर यानी जो उद्योगों में काम करता था, जो युवा तबका है, उनके भीतर आज चली है जो जानकारी निकल करके आती है वो हैरान करने वाली है, बल्कि इस देश की उस हकीकत को बयां करती है जिस हकीकत से राजनीति और सत्ता ही चुरा लेती है। इसको एक एक क्षण के लिए परखना शुरू कीजिए। इस देश में 15 साल से लेकर 29 साल तक
2016 में जितने लोग थे, 2016 का जिक्र इसलिए क्योंकि वहीं से नोटबंदी की रफ्तार पकड़ती है और मोदी गवर्नेंस अपने तौर पर अपने तरीके से क्या कुछ करेगी इसका संदेश देती है। तो 2016 से 2023 के बीच में पहले खड़े होंगे या 2016 से 2019 के चुनाव के वक्त इस देश के भीतर में 35 करोड़ 39 लाख युवा जो थे, जो 15 से 29 साल के बीच में, उसमें से 25 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे 2016 में। 25 करोड़ दिमाग में रखिएगा। 2019 के चुनाव में यह बढ़कर 26 करोड़ 55 लाख हो गया और जो लोग काम खोज रहे थे उसमें से कमी आ गई। ये 2019 के चुनाव की शुरुआत की परिस्थिति है जब युवा सिर्फ महसूस करना शुरू किया था। लेकिन 2023 आज हम जहां पे खड़े हैं, इस देश में 15 से 29 के बीच की जो संख्या है वो 38 करोड़ 13 लाख की है और उसमें से जिनको नौकरी मिली है वो सिर्फ 7 करोड़ 10 लाख है, यानी 31 करोड़ लोगों के पास कोई काम नहीं है। ये युवा तबका है। अब आप कहेंगे कि हमने 15 साल का जिक्र किया, वोट तो 18 साल से डाली जाती है। तो 18 से 20 साल के बीच में इस देश के लगभग 26 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। एक सवाल और पहला, क्या इस देश के बेरोजगार युवा इस देश की राजनीति को पाठ पढ़ा सकता है? इतनी बड़ी तादाद में अगर बेरोजगारी इस देश के भीतर है, जहां 26 करोड़ युवा जो वोट देने लायक है उसके पास कोई काम नहीं है, तो क्या वह इस देश की सत्ता को पलट सकता है या अपने अनुकूल वो अपनी सोच के मुताबिक सत्ता बदल सकता है? यह उससे जुड़ा हुआ सवाल है। इसके बाद अब 25 से 29 साल के दायरे में जाइए, सिर्फ उस दायरे में लीजिए जहां कुछ वर्ष वो नौकरी कर चुका होगा और आपको जानकर हैरत होगी कि 2016 में 10 करोड़ युवा 25 से 29 साल के बीच के थे, जो आज घटकर 7 करोड़ 58 लाख हो गए हैं। लेकिन काम कितनों के पास है और बाकी बेरोजगारों की स्थिति क्या है? तो इसका दूसरा सच ये है कि लगभग 3.5 करोड़ लोग 25 से 29 के बीच में कोई काम वो नहीं करते, उनके पास कोई रोजगार नहीं। जब आप 45 पार करते हैं, और 45 पार का मतलब बहुत साफ है, उसके बाद आप किसी भी उम्र के ले लीजिए, ऐसे लोगों की तादाद आज की तारीख में 45 करोड़ है, लेकिन काम सिर्फ 19 करोड़ के पास है। बेरोजगारी की स्थिति इस देश के भीतर सत्ता पलट सकती है? यह पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, शायद जिसको राहुल गांधी ने बाखूबी परखा हो। लेकिन स्थितियां आर्थिक तौर पर इस देश को कैसे डिगा रही है, इसको इस रूप में समझिए, जैसे जैसे इस देश की जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे जरूरी नहीं है कि रोजगार बढ़े। सामान्य तौर पर किसी भी देश में बढ़ता है, लेकिन भारत शायद अपने अनूठे राजनीतिक और आर्थिक प्रयोग को जी रहा है जिसमें जीडीपी पर बढ़ती है लेकिन रोजगार नहीं। CMIEA का एक डाटा है, उसके जरिए वो साफ तौर पे बताया गया कि यहाँ जीडीपी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। 2023-24 में यानी 24 के मार्च तक की स्थिति है कि जीडीपी 5.7% रहने की एक उम्मीद है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट 1.1% रहने। आप सोचिए, पिछला वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर बीता है जिसमें जीडीपी 7.2% था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट 1% और कम हो गया। ऐसे पहले चले जाइएगा, 2021-22 में जीडीपी हमारी 9.1% थी, ये कोविड के बाद की स्थिति थी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट -3.8। दो मैसेज और, इस देश के भीतर की असमानता और गरीबी, क्या उसको राहुल गांधी अब नब्ज को पकड़ रहे हैं, समझ चुके हैं, इसीलिए वो उस कॉर्पोरेट का जिक्र करते हैं, मोदी के 2 मित्रों का जिक्र करते हैं और इस बात का एहसास कराते हैं कि सब कुछ चंद हाथों में दे देना और उसके जरिए देश की इकोनॉमिक्स को देखना, और दूसरी तरफ बड़ी तादाद में गरीबों की परिस्थिति और उनके साथ दिल कौन मिलाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो बैंकों के जरिए होता है उससे तो काम नहीं चल पाएगा। तो क्या राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद टुकड़ों में जो अलग अलग जगहों पे यात्रा जो कर रहे हैं उसके जरिए वो समझ गए हैं, इसीलिए ये दावा वो कर रहे हैं कि हम हराने वाले हैं, चुनाव में हम जीत जाएंगे, इसीलिए जिक्र हो रहा है। हो सकता है
इनकार इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इसके भीतर और इकोनॉमिक परिस्थिति को परखना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि दरअसल ये इकोनॉमी जो मौजूदा वक्त में ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद का है। एक पन्ना और हम बता रहे हैं इस कोविड के पहले का जो डाटा सरकार का जो CMI का एक कुछ उस डाटा में बहुत खास तौर पे बतलाया गया है कि दरअसल कोविड से पहले अगर आप चले जाते हैं तो 2017-18 में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 40 लाख रोजगार खत्म। 18-19 की कोविड के ठीक एक साल पहले 10 लाख और कम हो गए। कोविड काल के दौर में तकरीबन 2,17,00,000 रोजगार एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए इस दौर में खत्म हो गए। यानी एक तरफ कोविड से पहले जिस आर्थिक उल्लास के जिक्र सरकार करती है उसकी हकीकत सामने कोविड काल के स्थिति सामने कोविड काल से बाद की भी परिस्थिति को अगर आप परखना चाहते हैं तो इससे पहले राउंड में परखिए कि अप्रैल 2022 और मार्च 2023 इसके बीच में इंडस्ट्री से लगभग 40 लाख लोगों को निकाल दिया गया, काम नहीं था। यह पूरी परिस्थिति पिछले एक बरस के हम बता रहे हैं जहां कोविड के बाद हमारा GDP 9.1% को पार कर गया था। फिर तीसरा सवाल, क्या ये कभी इस देश की गवर्नेंस इस देश के नागरिक को और बहुत संख्य नागरिक को देख पाने की स्थिति में नहीं है? क्या वह मान लिया है कि जातिगत तौर पर सोशल इंजीनियरिंग, कहीं OBC, कहीं SC ST, कहीं पासमानदा समाज इसके जरिए वोट पाने लेंगे? हो सकता है, इसके कतई इनकार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जब इस दावे को कर रहे हैं तो हमें लगता है कुछ बातों को और समझिए जो सीधे सीधे लोगों को पेट से जुड़ी हुई है। जो लेबर पार्टीज के इशू है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं उसको 30 लाख नौकरियां सिर्फ जुलाई के महीने में यानी पिछले महीने में खत्म हो गई। यह भी CMI का डाटा है। जो बिजनेस पर्सन और सैलरी एम्प्लॉयड जो इस दायरे में आते हैं उसमें नीचे की रफ्तार आ गई। इसको इस रूप में समझिए कि जो खास तौर पे एम्प्लॉयमेंट देने के क्षेत्र थे, यहां तक कि जो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट था उसमें 6.2% की कमी आ गई। यानी 53 लाख लोगों के पास से काम खत्म हो गया। काम जून के महीने में 8,47,00,000 जो था उस घट करके 7,94,000 यानी 53 लाख लोगों की नौकरी चली गई। जो सैलरी वाले लोग थे, जो व्हाइट कॉलर हम कहते हैं, सैलरी जॉब में 62 लाख लोगों की नौकरी सिर्फ एक महीने के लिए, एक महीने के भीतर गई है। जो जुलाई का महीना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसके दायरे में इंडस्ट्रियल वर्कर आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, व्हाइट कॉलर क्लर्क आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, टेक्निकल एम्प्लॉय आते हैं, सोशल वर्कर आते हैं, एक्टिविस्ट आते हैं, सपोर्ट स्टाफ आते हैं। इसमें जून की स्थिति थी कि 9,24,00,000 काम कर रहे थे और जुलाई में 8,62,00,000 हो गए। यानी लगभग 62 लाख एक झटके में खत्म। चौथा सवाल, क्या वाकई इस देश की आर्थिक व्यवस्था और इकोनॉमी, लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई जरूरतें भारत की राजनीति को पलट सकती है? इसको राहुल गांधी मान चुके हैं और जो उनको दिखाई दे रहा है उसमें जहां पर भी वो जाते हैं लोग अपने जिंदगी के जीने की जद्दोजहद बताती है, जो उनके सामने एक बड़े सवाल के तौर पर है। अगर ये राजनीतिक तौर पे, इसीलिए कि लेह लद्दाख में जब उनसे पूछा गया, एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे नेता हमारी बातों को परखते नहीं है, तो बहुत सवाल जवाब के बाद राहुल गांधी ने कहा आप ही ने तो चुना होगा ना। तो उन्होंने कहा कि भूल हो गई, ये है राजनीतिक तौर पे जो चीजों को डेवलप करना। यानी हमारी मौजूदगी को आप मत देखिए, लेकिन आपके बीच जिनकी मौजूदगी है उनके काम को देखिए, उसी के जरिए चीजों को आप परखने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दीजिए। और इस देश के भीतर में जो स्मॉल ट्रेडर्स यानी छोटे व्यापारी और जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी तादाद जून के महीने में 12,51,00,000 थी, जो घटकर 11,59,00,000 हो गई। यानी 82 लाख लोग यहां भी काम से एक महीने के भीतर हट गए। तो क्या ये आर्थिक मिजाज है जो राहुल गांधी महसूस कर रही है? पहला राउंड है। दूसरा राउंड बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन 4 राज्यों के गणित क्या कहता है और उसको लेकर जो राहुल गांधी का भरोसा है कि हम यहां चुनाव जीत जाएंगे। एक क्षण के लिए समझिए कि किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश में विधानसभा लोकसभा के भीतर
वोटिंग परसेंटेज जो बीजेपी को लाभ मिलता है वो 17%, यानी नरेंद्र मोदी को चुनना है प्रधानमंत्री, उसके लिए 17% वोट बढ़ जाती है 2018 और 2019 के इलेक्शन में, विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन में। राजस्थान में 20% बढ़ जाते हैं, छत्तीसगढ़ में ये 36% बढ़ जाते हैं, सॉरी 17% है, तेलंगाना में ये 12% बढ़ जाते हैं। मैसेज पहला और आखिरी है। दरअसल विधानसभा के चुनाव के भीतर भी अब नरेंद्र मोदी के एंट्री बतौर गवर्नेंस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और इन सारी परिस्थितियों में लोगों की जिंदगी और उनके साथ सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा ही आकर खड़ा हो चला है। चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, बल्कि तमाम गवर्नेंस को लेकर डबल इंजन की सरकार का नारा लगाते हुए नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हर जगह नजर आती है। तो बहुत सिस्टमेटिकली क्या राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं, अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे का एक्सपेरिमेंट ही करना है तो इन 4 राज्यों में ही हो जाए। और इन 4 राज्यों की हकीकत यह भी है कि 2018 में इसमें से 3 राज्य कांग्रेस जीत गई थी, एक राज्य में सत्ता परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि ऑपरेशन लोटस चल पड़ा, विधायकों की खरीद फरोख्त हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 114 सीट आने के बावजूद भी, और बीजेपी की 109 सीट थी, यानी कम सीटें थी, इसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार बन गई। परसेंटेज जो वोट लगभग आधे % का ऊपर नीचे था, जो दोनों का बराबर था। लेकिन मध्य प्रदेश का सच ये है कि बीजेपी के 22 उम्मीदवार 4000 से भी कम वोटों से जीते थे, 22 एमएलए जो हैं। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि कांग्रेस का रहा हो, कांग्रेस के भी लगभग 4 से 5000 2000 के बीच, यानी 5000 से कम जो आंकड़ा है उसमें 16 एमएलए जीते थे। लेकिन एक तरफ 16, एक तरफ 22 है, जो कि वाइवल डाइवर्ट की स्थिति। यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई, कांग्रेस चुनी हुई सरकार को खरीद कर, बेचकर, बिखरा कर ऑपरेशन लोटस चला। यह संदेश लोगों के बीच है और ये राहुल गांधी को ये दिखाई दे रहा साहब कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में लौट रही है। दूसरी स्थिति जब राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान के भीतर भी परसेंटेज जो वोट लगभग बराबर रहा, कांग्रेस 100 सीट जीत गई, बीजेपी 73 सीट जीती, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में 20% ज्यादा बीजेपी को बढ़ गया। अब यहाँ पे ये सवाल दूसरा बड़ा आकर खड़ा हो गया, क्या वाकई राजस्थान की राजनीति जो वर्षों बरस से छत्रक बीजेपी के नेता के आश्रय, उसमें एक नाम वसुंधरा का ले सकते हैं, चल रही थी, उसको धाराशाही करके क्या दिल्ली की सत्ता अपनी ताकत, अपना चेहरा, अपनी लोकप्रियता, अपनी गवर्नेंस, अपनी पॉलिसी, इसके तहत चुनाव जीत जाएगी? अगर जीत गई तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं जीती तो एक सामान्य बात होगी, क्योंकि वहां पर वसुंधरा राज्य को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो क्या वो जीत जाएंगे? तब क्या टक्कर और खड़ी हो जाएगी? ये सारे सवाल हैं। लेकिन राहुल गांधी का वो भरोसा उन आर्थिक परिस्थिति का इर्द गिर्द है जिसके दायरे में दिहाड़ी मजदूर हो, किसान मजदूर हो, किसानी कर रहा हो, युवा हो, बेरोजगार हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकाले जा रहे कामगार हो, इनकी तादाद हो, वह उनके जहन में है। क्योंकि जहां जहां जिन भी लोगों से वो मिलते हैं राहुल गांधी, उनके भीतर एक ही सवाल रहता है कि जिंदगी कैसी चल रही है और जिंदगी चलाने में क्या मुश्किलात आ रहे हैं, पहले कौन सी स्थिति थी, और उसमें एक नया तरीका जब वो मोहब्बत की दुकान का है, तो क्या इस दौर में नफरत की परिस्थिति जो इस देश के भीतर अलग अलग तरीके से रेंग रही है, वह भी राजनीतिक तौर पर आप लोगों को डिगाने और हिलाने लगी है। छत्तीसगढ़ के भीतर 10% का वोट कांग्रेस के पास जा रहा था, लेकिन फिर वही सवाल, 17% वोट बढ़ जाते हैं जैसे ही लोकसभा चुनाव आते हैं। लेकिन क्या यह संभव है इस बार? संभव शायद नहीं है, इसलिए ईडी है। शायद इसलिए संभव नहीं है क्योंकि सीबीआई है। कि क्या इनको चुनाव में ये सब जीत दिला देगा? तेलंगाना को लेकर के एक बड़ा सवाल कांग्रेस के हाथ में यह है कि टीआरएस वहां पे जो बीजेपी का तालमेल कर चुकी है, यह मैसेज राजनीतिक तौर पर है। तो जब ऐसे राजनीतिक दल आमने सामने हो जो पिछले चुनाव तक में विरोध में खड़े थे, क्योंकि बीजेपी के कितने सारे 19% वोट, कांग्रेस को 29% वोट, 10% ज्यादा, और टीआरएस को 41% वोट मिला था, तो टीआरएस और बीजेपी के वोट एकजुट होंगे या ये बिखरकर दोबारा कांग्रेस के पास चले जाएंगे, या राजनीतिक प्रयोग की स्थिति है। लेकिन बीजेपी तेलंगाना में बहुत कमजोर हो गई, यह सच है, और यह इसका लाभ टीआरएस को नहीं मिलेगा, ये दूसरा सवाल, क्योंकि वह उसके साथ खड़ी है।
तो फिर राहुल गांधी के ऐसे दावे के पीछे का सच क्या है? सच सिर्फ दो ही है। पहला सच ये है कि इस देश की माली हालत बहुत खराब हो चली है और जनता के भीतर जितने सवाल है उसको राजनीतिक मूड देना है। कांग्रेस जीत जाएगी या विपक्ष जीत जाएगा ऐसा लग रहा है। इसका दूसरा हिस्सा है कोई जीतेगा नहीं, किसको हराया जाएगा ये सवाल बड़ा हो चला है। और इसके साथ की परिस्थिति है जो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, चेहरा अगर बीजेपी का मोदी है और इस दौर में मोदी को लेकर ही सवाल है तो सारी की सारी स्ट्रेटेजी मोदी के इर्द गिर्द है। और इस देश की जनता के भीतर भी एक ही चेहरा, राहुल गांधी का चेहरा आए ना आए, नरेंद्र मोदी का चेहरा उनकी आंखों के सामने दिखता है। चाहे वो रसोई में बैठे हो, चाहे वो डाइनिंग टेबल पे भोजन कर रहे हो, चाहे हाथों में डिग्री लेकर के नौकरी खोज रहे हो, चाहे वो नफरत की कहीं भाषा सुन रहे हो, इस देश के भीतर का हर सवाल जब देश के प्रधानमंत्री से जुड़ जाए और प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा हो तो फिर जान लीजिए कि विपक्ष का जिक्र कम होता है। उस प्रधानमंत्री को जीत होगी या हार होगी जनता यही तय करती है। और राहुल गांधी का दावा इसी के इर्द गिर्द जा रहा है क्योंकि वो लोगों को राजनीतिक तौर पर तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।